हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल जिसका नाम है APS ऑनलाइन एकेडमी। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का तीसरा मॉक टेस्ट। इससे पहले के 2 मॉक टेस्ट हम करा चुके हैं जो सभी को पसंद आए थे, सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। अब हम तीसरा मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से रिलेटेड प्रश्नों को शामिल किया है और हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन प्रश्नों को हमारे साथ साथ हल करते चलिए और हमें अपने स्कोर भी बताइएगा लास्ट में, जिससे हमें पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? एकता, बनारसी, बैठक या बचपन। एकता, बनारसी, बैठक या बचपन। तो एकता से तो भाव झलकता है। बैठक भी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि जहाँ बैठक यानी कि एक समूह हो गया लोगों का। जब समूह होंगे तो लोगों में बातचीत तो होंगी ही, भाव तो झलकेगा ही। बचपन भी एक भाव है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बनारसी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बनारसी इज द राइट आंसर। सेकंड नंबर देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? हमें वो शब्द बताना है जो जातिवाचक संज्ञा तो है किंतु भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये देखिए, चोरी, चोर से बना है चोरी, तो चोर जातिवाचक संज्ञा होती है, उससे बना है चोरी, और चोरी एक भाव है तो ये भाववाचक संज्ञा, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सका। मजदूर से बनता है मजदूरी। मजदूरी भी एक भाव है और मजदूर जो है एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। दलाल एक जातिवाचक संज्ञा है ना। और ये हो गई भाववाचक संज्ञा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? खुशहाली। खुशहाली, क्योंकि खुशहाल तो कोई संज्ञा नहीं होती है। खुशहाल कोई संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, जवान भी जातिवाचक संज्ञा है और बालक भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अब हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। देखिए, पुराण व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे पुराणों के बारे में कहा गया है ना, कोई भी पुराण हो सकता है, इसका नाम नहीं दिया गया, एक पर्टिकुलर नाम दिया गया होता कि कौन सा पुराण है। विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, कौन सा पुराण है। अगर कोई नाम दिया गया होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन यहाँ नाम नहीं दिया गया, यहाँ केवल पुराण दिया गया, तो कोई भी पुराण हो सकता है। शास्त्र भी अनेकों होते हैं, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। वेद भी अनेकों होते हैं, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन रामायण एक पुस्तक का नाम है। रामायण क्या है? एक पुस्तक विशेष का नाम है, तो ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। एक पर्टिकुलर पुस्तक का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्न में से किस विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो किस विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा है?
पंजाब में नहीं है, भारतीय में नहीं है। पारा, देखने से पता चल रहा पारा, पारा एक द्रव होता है, तो पारा में द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए, झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? झुंड, झुंड क्या है? एक समूह को दर्शा रहा है। झुंड एक समूह को, एक ग्रुप को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? समुदायवाचक संज्ञा हो जाएगी। एक समुदाय को दर्शा रहा है झुंड, बहुत सारे लोगों का जो ग्रुप होता है उसी को तो बोलते हैं ना झुंड। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, रोहन अपने दोस्त के साथ घूमने जाता है। मैं जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? रोहन अपने दोस्त के साथ घूमने जाता है, तो दोस्त, दोस्त क्या है? एक जाति का बोध करा रहा है ना, दोस्त एक जाति का बोध करा रहा है, तो ये दोस्त सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, उपर्युक्त वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? रोहन, देखने से पता चलेगा रोहन ये एक नाम है, व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी विशेष प्रकार के जीवों के समूह को किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है? यहाँ जीवों का समूह आ गया ना, तो जहाँ समूह आ जाए तो वहाँ क्या समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा होती है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा जिसमें से भाव झलकता है, या भाववाचक संज्ञा वो भी होती है ना संज्ञा जिसमें संज्ञा सर्वनाम आदि में प्रत्यय जुड़ जाता है, तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है, जहाँ पीछे प्रत्यय जुड़ जाता है। तो अपना, अपना भी एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें अपनेपन का भाव आ रहा है। दानी नहीं है, झुंड नहीं है। लड़कपन, लड़कपन भी एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़कपन, इसमें लड़कपन का भाव झलक रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दो आंसर दिए हुए हैं, ए और डी। ए और डी हमारे सही आंसर हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, लेकिन ये दोनों ही सही होंगे। अब प्रश्न नंबर 11 देखिए, सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह, वे जैसे शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? वह, वे अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए, उत्तम पुरुषवाचक में कौन सा आता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कौन सा आता है? मैं, हम, ये सब आता है उत्तम पुरुष के अंतर्गत। मध्यम पुरुष में क्या आता है? मध्यम पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम्हारा, आपका, उसका, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु का, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पे अनिश्चित वर्ड आ गया, तो इसी से पहचान हो जाएगी कि अनिश्चित आ रहा था, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बताऊंगा। इस वाक्य में उसके क्या है? उसके क्या है? उसके, तो ये क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। उसके, वह, वे, उसका, उसके, ये सब क्या है? अन्य पुरुष में आते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्यम पुरुष में क्या आते हैं? तुम, तुम्हारा, और उत्तम पुरुष में क्या आते हैं? आता है मैं, हम, ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 15 देखिए, उपर्युक्त वाक्य में उत्तम पुरुष कौन सा है? कौन सा है उत्तम पुरुष? मैंने अभी बताया था उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं तो मैं होता है ना उत्तम पुरुष में, मैं, हम, तो मैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, उपर्युक्त वाक्य में मध्यम पुरुष कौन सा है?
मध्यम पुरुष में कौन सा आता है? तुम है, तुम्हें मध्यम पुरुष हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, क्रिया आदि के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो वे क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम के सूचक चिन्ह कौन से हैं? निश्चयवाचक, जहाँ पे निश्चय कोई भी चीज निश्चित हो, जहाँ पे निश्चय किया गया हो, तो यह और वह, यह और वह, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए किया जाए, तो अपने लिए के लिए क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम हो गया। अपने के लिए यानी स्वयं के लिए कोई बात कही जा रही है तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्न नंबर 20, जैसा बोओगे वैसा काटोगे किस सर्वनाम का उदाहरण है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो यहाँ पे संबंध दिखाया जा रहा है, संबंध दर्शाया जा रहा है। जैसा, वैसा, जैसा और वैसा का संबंध दर्शाया जा रहा है। पढ़ाया था ना संबंधवाचक में, जहाँ संबंध दर्शाया जाता है, जो, सो, जैसा, वैसा, तो यहाँ पे जैसा वैसा आ गया तो संबंध दर्शाया जा रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को फिर विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, नहीं, कौन कौन से होते हैं? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और निश्चयवाचक, यही होते हैं ना। विशेषण शब्द चुनिए। प्रश्न नंबर 23, विशेषण शब्द चुनिए। कौन से हैं? विशेषण क्या होगा? चाल, चालू, चलन या चल, इनमें से कौन सा विशेषण होगा? चालू। ये चालू एक विशेषता बता रहा है ना इंसान की कि वो बहुत चालू है, तो चालू विशेषण हो गया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, युधिष्ठिर सत्यवादी थे, युधिष्ठिर सत्यवादी थे, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? सत्यवादी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे थे? सत्यवादी थे, इसलिए वो सत्यवादी, इसका आंसर सही होगा। लता मंगेशकर मधुर गीत गाती है, वाक्य में विशेष है, तो हमें क्या बताना है? विशेष से बताना है। तो विशेष से क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं वो क्या होते हैं? वो विशेष्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लता मंगेशकर मधुर गीत गाती है, क्या गा रही है? मधुर गीत गा रही है, तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? गीत की विशेषता बताई जा रही है ना, कि गीत कैसा है? मधुर है, तो क्या, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गीत हो जाएगा। गीत की विशेषता बता रहे हैं ना, तो गीत जो है विशेष हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? देखिए, मानवीय बना है मानव से, तो ये है, ये विशेषण है, तो ये गलत हो गया। नाटकीय बना है नाटक से, तो ये भी विशेषण है, ये नहीं हो सकता। वित्तीय बना है वित्त से, वित्त से बन गया वित्तीय, ये भी। लेकिन स्वकीय क्या होता है? ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये कोई विशेषण है ही नहीं स्वकीय। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुखी, सुख से क्या बनता है? सुख होता है संज्ञा, सुख क्या है? एक संज्ञा है और सुख से बना है, सुखी, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया, इसने संज्ञा की विशेषता बता दी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी प्रसन्न,
ये किसी की विशेषता ही नहीं ये संज्ञा से बना हुआ नहीं है, कटु भी संज्ञा से बना हुआ नहीं है और सुंदर भी संज्ञा से बना हुआ नहीं है, एक सुखी ही संज्ञा से बना हुआ है। फिर से हमने कटु सुंदर ये सब विशेषण तो है, लेकिन ये संज्ञा से बने हुए नहीं है, ये संज्ञा से बने हुए नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। अच्छाई का विशेषण रूप क्या होता है? अच्छाई का विशेषण रूप अच्छा, अच्छा से बनती है ना अच्छाई, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऊपर शब्द से बना विशेषण, ऊपर शब्द से बना विशेषण कौन सा है? ऊपर से क्या बनेगा? ऊपरी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म प्रधान होता है, जिसमें एक कर्ता होता है और एक कर्म होता है, कर्म पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है, तो वो सकर्मक क्रिया हो गई। देखिए और दूसरे शब्दों में क्या का उत्तर मिलता है हमें, मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी सकर्मक क्रिया को पहचानने की, जिसमें क्या का उत्तर मिले वो सकर्मक क्रिया होती। देखिए छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, कैसे हंसा? खिलखिलाकर, तो इसमें तो क्या का उत्तर नहीं मिला, इसमें तो कैसे क्या का उत्तर नहीं मिला। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं, तो इसमें हमें क्या का उत्तर मिल गया, तो ये हो सकता है। अब नीचे वाला देखिए छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, इसमें भी क्या का उत्तर नहीं मिल रहा। छात्र कहाँ दौड़ रहे हैं? मैदान में। मैं रोज़ टहलता हूँ, मैं भी रोज़ टहलता हूँ, ठीक है, लेकिन बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें कर्म कौन सा है? पतंग उड़ा रहे हैं ना, तो बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या क्या उत्तर मिलता है। ललित आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? ललित आम खाता है, ललित क्या खाता है? आम खाता है, तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। अभी बताया था जिसमें क्या क्या उत्तर मिले, सकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 33 देखिए, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मैंने उसे एक पुस्तक दी, मैंने उसे क्या दी? पुस्तक दी, इसमें क्या का उत्तर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है, तो ये तो नहीं होगा। रमा पत्र लिख रही है, रमा क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है, तो इसमें भी क्या का उत्तर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है, तो ये भी नहीं होगा। सोहन देर तक सोता है, ये हो सकता है, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी क्या का उत्तर निकल के आ रहा है ना, क्या का उत्तर, तो ये भी नहीं होगा। हमें ये वो बताना है जो सकर्मक क्रिया नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोहन देर तक सोता है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 34, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया यानी जिसमें कोई भी कर्म ना हो, कोई भी कर्म ना हो। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, पशु मैदान में चर रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जिसमें कर्म ना हो, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ भी कर्म हो रहा है, तो ये नहीं होगा। चिड़िया दाना चुग रही है, यहाँ ये भी सकर्मक क्रिया, क्या चुग रही है? दाना चुग रही है। अध्यापक क्या कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पशु मैदान में चर रहे हैं, क्या पशु क्या कर रहे हैं? मैदान में चर रहे हैं, कुछ तो चर रहे होंगे, घास वगैरह, तो इसका अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें क्या क्या सेंस नहीं निकल के आ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो गई।
कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो गया। इनमें से कौन सा कर्म के आधार पर क्रिया का भेद है? प्रश्न नंबर 37 कौन सा कर्म के आधार पर क्रिया का भेद है? कर्म के आधार पर यानी जिसमें कर्म हो रहा है। तो कर्म के आधार पर कौन सी हो गई? 2 क्रिया होती है ना कर्म के आधार पर, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38 राधा नाच रही है, मैं रही है क्या है? रही है क्या है? रही एक सहायक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब क्या होती हैं? सहायक क्रियाएं होती हैं जो बाकी को पूरा करने में सहायता करती हैं, इसलिए इनको सहायक क्रिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 देखिए, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों का विभिन्न प्रत्ययों के संयोग होने पर बने क्रिया शब्दों को क्या कहते हैं? तो इनको नामिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नामिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से मिलकर बनते हैं और जो प्रत्यय के संयोग से जुड़ते हैं, जिनके पीछे प्रत्यय लगता है, उनको नामिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, जो क्रिया 2 कर्मों की अपेक्षा करती है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया 2 कर्मों की अपेक्षा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें 2 कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं और जो नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।